हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपको राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर पढ़ाने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हो गई है मेरी वीडियोस। आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैं कोशिश करूँगी। मैं कहीं ना कहीं काम में फंस जाती हूँ तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है वीडियो बनाने में, बट एनीवे आई विल ट्राई एंड मेक मोर वीडियोस। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सोच रही थी कोई नया सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो इन केस यू हैव अ सब्जेक्ट इन माइंड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड आई विल सी इफ़ आई कैन हेल्प यू विद दैट और नॉट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। बट स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर देना। इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़। सेकेंडली कमेंट करके बता दिया करो वीडियो कैसी लग रही है, एंड अगर अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक अनपेड सेलर होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा सेलर जिसको उसका पैसा ना मिला हो उसको कहते हैं अनपेड सेलर। A seller who is unable to receive the payment even after delivering the goods is known as unpaid seller. उसने सामान डिलीवर कर दिया है फिर भी उसको उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया आपका अनपेड सेलर। अब जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था 1930 का, उसने ऐसे अनपेड सेलर्स को दो टाइप के राइट्स दिए ताकि इनके साथ कोई भी इनजस्टिस ना हो, इनको इनका प्रॉपर पेमेंट टाइम पर मिले, इसलिए इनको दो टाइप के राइट्स दिए गए। पहला था राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। बायर के अगेंस्ट में क्या राइट्स थे, और दूसरे थे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। गुड्स के अगेंस्ट में भी उनके कुछ राइट्स थे। अब एक एक करके ये वाले राइट्स देखते हैं क्या है। सबसे पहला है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। बायर के अगेंस्ट में जो अनपेड सेलर के राइट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। पहला है सूट फॉर प्राइस। ये कहता है कि अगर बायर जो है वो पैसा देने से मना कर दे अनपेड सेलर का, तो सेलर उसको स्यू कर सकता है एज पर सेक्शन 55। उसको कोर्ट में ले जाके उस पर केस कर सकता है। When any goods are passed on to the buyer and the buyer has wrongfully neglected or refused to pay as per the terms and conditions of the contract। जब सामान बायर को दे दिया सेलर ने और जो बायर है वो निगलेक्ट कर देता है उसका पेमेंट, या फिर सीधे सीधे मना कर देता है कि देखो तुम्हारा पेमेंट नहीं करूँगा, तो सेलर में स्यू एज पर द सेक्शन 55 बिकॉज वंस द प्रॉपर्टी हैज़ बिन पास्ड द बायर इज़ बाउंड टू पे द प्राइस। सेलर जो है ऐसे केस में बायर को सू कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55, क्योंकि एक बार अगर प्रॉपर्टी सेलर से बायर को पास हो गई है देन द बायर इज़ बाउंड टू पे द प्राइस। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सेलर का पैसा उसको प्रोवाइड करे, उसको दे। और बहुत ही ऑब्वियस सा भी है ये राइट, क्योंकि अगर आप भी किसी सेलर से जा कर के सामान लेते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका पेमेंट करें। अगर नहीं करेंगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो ये जो पहला राइट है सूट फॉर प्राइस, बस ये यही कह रहा है कि अगर बायर जो है उसका पेमेंट नहीं करेगा सेलर का, तो सेलर उसको सू कर सकता है। अब आपका सेकेंड राइट देखते हैं, ये है सूट फॉर डैमेजेस। ये कह रहा है इफ़ द बायर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस और नेग्लेक्ट्स टू एक्सेप्ट एंड पे द अनपेड सेलर, द सेलर कैन सू द बायर फॉर डैमेजेस कॉज ड्यू टू हिज नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। मतलब अगर सेलर जो है वो बायर को सामान पहुंचा रहा है और बायर जो है वो मना कर देता है या निगलेक्ट कर देता है उसका सामान लेने से या फिर पे करने से, तो ऐसे में सेलर को जितने भी डैमेज होंगे उसके लिए वो क्या कहते हैं सू कर सकता है बायर को। इसका एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई बेकरी चलाते हैं, आप एक बायर है, आपकी एक बेकरी चल रही है, तो आप किसी सेलर से कांटेक्ट करते हैं कि आपको 26 तारीख को 100 लीटर दूध चाहिए। अब जब वो दूध देने के लिए आता है 26 को, तो आप जो है वो मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे अब दूध की ज़रूरत नहीं है। तो उसका जो दूध का है वो तो फट भी जाएगा, 100 लीटर दूध है उसका, उसको लॉस हो जाएगा। तो जितना भी डैमेज एक सेलर को होगा आपकी नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से सामान के, वो उसके डैमेजेस के लिए आपको सू कर सकता है। Since the buyer refused to buy the goods without any just cause, the seller may face certain damages। ये कह रहा है कि बायर जो है बिना कुछ सही रीज़न दिए अगर सेलर से सामान लेने को मना कर रहा है और उस मना करने की वजह से सेलर को जो भी डैमेज हो रहा है उसके लिए वो बायर को सू कर सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने किसी चीज़ का ऑर्डर प्लेस करा और फिर जिस दिन ऑर्डर वो डिलीवर कर रहा है आप उसको मना कर दे लेने से। ऐसे में सेलर को जितने भी डैमेज होंगे वो उसके लिए बायर को सू कर सकता है। तीसरा जो राइट है वो है सूट फॉर इंटरेस्ट। ये कहता है कि जब बायर और सेलर में अगर एक डेट डिसाइड हो गई है कि इस दिन बायर को पे करना है सामान रिसीव करने के बाद, और दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि बायर अगर उस टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है तो उस पर इंटरेस्ट चढ़ने लगेगा, तो ये राइट कहता है कि वो इंटरेस्ट रिकवर करने का राइट होता है सेलर के पास। As stated under section 61, where there is a specific agreement between buyer and seller with regards to interest on the price of goods from the date on which payment becomes due, the seller may recover interest from a buyer। जिस डेट से
जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू हो जा रहा है दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो फिर सेलर का राइट होता है कि वो इंटरेस्ट जो है वो बायर से रिकवर करे। तो सूट फॉर इंटरेस्ट भी बस यही राइट है सेलर के पास कि अगर दोनों में स्पेसिफिकली इंटरेस्ट को लेकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब ऐसा नहीं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ और आप उससे इंटरेस्ट मांगने लगे, नहीं, आपके बीच में इंटरेस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि जब बायर इस डेट के बाद पैसा नहीं पे कर पाएगा तो उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। सपोजिटली वही एग्जांपल लेते हैं कि आप जो है आप कोई स्टोर चला रहे हैं, सपोजिटली आपका कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है और आप एक सेलर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो सीमेंट बेचता है, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 26 तारीख को आपको 500 सीमेंट की बोरी चाहिए। सेलर कहता है ठीक है मैं तुमको सीमेंट दे दूंगा, बट अगर तुम 26 तक मेरा पेमेंट नहीं कर पाए तो तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट चढ़ना चालू हो जाएगा। तो ऐसे केस में 26 के बाद सेलर का राइट बनेगा कि वो आपसे सीमेंट का पैसा प्लस इंटरेस्ट रिकवर करे। तो सूट फॉर इंटरेस्ट इतना ही है कि ड्यू डेट के बाद सेलर जो है वो अपना रिकवर कर सकता है इंटरेस्ट बायर से। चौथा जो राइट है सेलर का वो है रेप्यूडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट। इसका मतलब है कि बायर अगर ड्यू डेट से पहले कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दे, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी जब मैंने पढ़ाया था तो यही बताया था कि ड्यू डेट से पहले जब आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं उसको कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कह रहा है इफ़ द बायर रिजेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डिलीवरी डेट ऑफ द गुड्स द सेलर कैन स्टिल सू फॉर डैमेजेस। अगर बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिलीवरी डेट से पहले तोड़ दे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिलीवरी डेट पे तोड़ेगा तभी वो उसको स्यू कर सकता है। जैसे वही दूध और वो बेकरी वाला एग्जाम्पल लूँगी, आप बायर हैं, आपने सेलर को कॉन्टैक्ट करा और फिर आपने 26 तारीख से पहले ही उससे कह दिया कि आपको नहीं 100 लीटर दूध अब नहीं चाहिए, तो ये एंटिसिपेटरी ब्रीच में भी बायर आपको डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है। हो सकता है उसने किसी को एडवांस में पेमेंट कर दिया और दूध लाने के लिए, कुछ भी बात हो सकती है, जो भी सेलर को डैमेजेस होंगे उसके लिए वो आपको स्यू कर सकता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट डेट जिस डेट पे एग्जीक्यूट होना था उस डेट पे तोड़ा जाए या फिर उस डेट से पहले तोड़ा जाए। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कॉन्ट्रैक्ट कौन सी डेट पे तोड़ा है, अगर सेलर को डैमेज होगा तो फिर बायर की ड्यूटी बनती है कि वो उसको उस चीज़ की रिकवरी करे। तो ये राइट बस इतना ही कह रहा है कि अगर ड्यू डेट से पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है तो सेलर को जो भी डैमेजेस होंगे ही कैन स्यू द बायर फॉर दोज डैमेजेस। तो ये तो थे राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। अब हम लोग देखते हैं गुड्स के अगेंस्ट में इनके क्या राइट्स होते हैं। पहला है लायन। ये राइट मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें क्या होता है कि आप अपने गुड्स का पोजीशन अपने पास रख सकते हैं जब तक आपको पेमेंट ना मिले। अंडर दिस राइट सेलर कैन रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स। जैसे कि सेलर ने आपसे कह रखा है कि वो आपको 500 बोरे सीमेंट देगा, बट वो सीमेंट के बोरे तब तक अपने पास रोक सकता है जब तक आप उसका पूरा पेमेंट नहीं करते। ये है राइट ऑफ लायन। द सेलर कैन रिटेन हिज पोजीशन एज पर सेक्शन 47। सेक्शन 47 कहता है कि सेलर जो है वो सामान अपने पास रोक सकता है अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, लेकिन उसकी कुछ सर्कमस्टांसेस हैं। पहला है इन केस द बायर इज़ इंसॉल्वेंट। इस पॉइंट का मतलब है कि बायर जो है वो पूरी तरह फाइनेंशियली करप्ट हो चुका है, बायर के पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है सेलर को देने के लिए। तो अगर सेलर को इस बात का आइडिया है कि बायर जो है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है और उसका गुड्स का पेमेंट नहीं कर सकता है, तो फिर सेलर जो है वो बायर को गुड्स ले जाकर नहीं देगा। अभी अगर आपको पता है कि कोई इंसान है वो आपका पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो आप ऑब्वियसली उसको जा करके अपना सामान तो नहीं दे देंगे ना कि हाँ भाई रखो, ऐसा नहीं होता है। तो सेलर जो है वो अपना गुड्स अपने पास रोक लेता है ऐसे केस में, जब अगर उसको पता है कि बायर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है, उसकी अभी कैपेसिटी नहीं है उसका पेमेंट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट कहता है व्हेन द टर्म ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज़ एक्सपायर्ड। जब गुड्स जो क्रेडिट पे बेचे गए थे अगर उनका टर्म एक्सपायर हो जाए तो भी जो सेलर है वो सामान अपने पास रोक लेता है। अगर सेलर को ये पता है कि ये गुड्स क्रेडिट पे बिके हैं और बायर जो है वो पेमेंट नहीं कर सकता, बायर के पास पैसा नहीं है, तो ऐसे केस में भी वो सामान अपने पास रोक सकता है। अब सेकेंड पॉइंट है स्टॉपेज। इसको पढ़ते हैं। व्हेन द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू कैरियर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर who has become insolvent, the seller has the right to stop the goods in transit in order to protect himself against the loss that may arise due to insolvency। ये पॉइंट कह रहा है कि सेलर जो है जब एक कैरियर को, देखिए आपने अगर 50 बोरे सीमेंट ऑर्डर करें हैं सेलर से, तो ऑब्वियसली सेलर जो है वो अपने कंधे पे रख के आपको 50 बोरे सीमेंट नहीं ला करके देगा, किसी ना किसी से भिजवाएगा। तो ये जो कैरियर है ये जब सामान लेके निकला है, ये सामान ट्रांसमिट कर रहा है और सेलर को इस बात का पता लगता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, बायर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है, बायर की कैपेसिटी नहीं है पैसा देने की।
सेलर का राइट होता है टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट। वो बीच रास्ते में ही सामान को रोक सकता है, कैरियर से कह सकता है कि नहीं तुम सामान अभी बायर को मत पहुंचाओ, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट द लॉस दैट मे अराइव ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब यही होता है कि आप सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में है, उसके पास अभी कैपेसिटी नहीं है पेमेंट करने की। तो स्टॉपेज वाला पॉइंट यही है कि अगर सेलर ने कैरियर को सामान लेकर के भेजा है और सेलर को पता चलता है कि बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो सेलर जो है ऐसे केस में कैरियर को बीच रास्ते में ही रोक सकता है कि नहीं अभी बायर को सामान मत दो, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट द लॉस, ताकि वो अपने आप को किसी भी फॉर्म के लॉस से बचा सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट है रीसेल। देखिए नाम से ही पता चल रहा है अनपेड सेलर के पास राइट होता है कि वो अपने गुड्स को रीसेल कर सके, फिर से बेच सके। अब इसमें कुछ केस होते हैं। पहला केस होता है इफ़ द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। अगर गुड्स का ऐसा नेचर है कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तब तो अनपेड सेलर जो है वो उनको बहुत जल्दी रीसेल करने की कोशिश करता है और वो उसका राइट होता है कि वो उनको बेच सकता है फिर से। जैसे वो दूध वाला मैंने एग्जांपल लिया था, अगर आपने ऑर्डर करा था 100 लीटर दूध और फिर आपने मना कर दिया सेलर से कि नहीं मैं नहीं लूँगा, तो सेलर का राइट है, उसको पता है कि ये दूध बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो वो जल्दी जल्दी उसको रीसेल करने की कोशिश करेगा। द अनपेड सेलर कैन रीसेल द गुड्स इफ़ द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। अगर गुड्स ख़राब होने वाले नेचर के हैं तो उनको फिर से बेच सकता है। ही कैन ऑल्सो मेक अ रीसेल ऑफ द गुड्स इफ़ ही हैज़ गिवन नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल। वो गुड्स को तब भी रीसेल कर सकता है अगर उसने बायर को इस बात का पहले से नोटिस दे रखा हो कि यार तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं इनको बेच दूंगा, बट इस बात का नोटिस उसको पहले से देना होता है। एंड बायर हैज़ नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम पेड द प्राइस। अगर बायर ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसका पैसा नहीं दिया है और उसने बायर को इस बात का नोटिस पहले से दे रखा है कि अगर मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ तो ये मैं सामान दूसरे को बेच दूंगा, तो वो उस सामान को रीसेल कर सकता है। If on resale the seller incurs loss, he can claim the same from the buyer as damages for breach of contract. इस बात का मतलब है कि फिर से सामान बेचने में अगर सेलर को किसी फॉर्म का लॉस हो रहा है तो फिर वो जो लॉस हुआ है, वो जो डैमेज हुआ है, वो जो है वो बायर से क्लेम करेगा। जैसे कि अगर आपने सेलर से कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं 20 रुपये पर लीटर पे तुमसे 100 लीटर दूध लूँगा और फिर आपने मना कर दिया कि आप उससे वो दूध नहीं लोगे, फिर वो किसी दूसरे बंदे को कॉन्टैक्ट करता है और वो कहता है ठीक है मैं तुमसे तुम्हारा 100 लीटर दूध ले लूँगा बट मैं 18 रुपये लीटर पे लूँगा। अभी जो 2 रुपये पर लीटर का जो लॉस आ रहा है सेलर को, ये सेलर आपसे क्लेम कर सकता है क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था और आपके कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की वजह से सेलर को ये डैमेज हो रहा है। तो द सेलर कैन क्लेम द सेम फ्रॉम बायर एज डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर सेलर को नुकसान हुआ है तो फिर वो बायर से वो डैमेज क्लेम कर सकता है। अब ये जो लास्ट पॉइंट है ये है राइट टू विथहोल्ड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये भी पिछले पॉइंट से सिमिलर ही है। द राइट टू विथहोल्ड द डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स द सेलर रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर। मतलब कि सेलर जो है वो बायर से मना कर देगा कि मैं तुमको गुड्स डिलीवर नहीं करूँगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि अपनी मन मर्जी उसने जाके मना कर दिया नहीं नहीं मुझे करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड टू एक्सरसाइज द राइट टू विथहोल्ड द डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेलर इज़ एन अनपेड सेलर। सेलर जो है वो अनपेड सेलर होना चाहिए, सेलर का पेमेंट रुका हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा केस कभी कभी होता है कि आपने पिछला पेमेंट ही नहीं करा और आपने फिर से ऑर्डर कर दिया, तो सेलर जो है वो कह सकता है नहीं मैं तुमको ये गुड्स डिलीवर नहीं करूँगा। सेकेंड है द ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज़ नॉट बिन पास्ड। अगर गुड्स जो हैं वो सेलर से बायर पे पास नहीं हुआ, ऑब्वियसली आप किसी को सामान डिलीवर करने के बाद थोड़ी मना कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी सामान है, सामान की ओनरशिप आपने सेलर से बायर पे भी पास नहीं करी है, सामान आपकी दुकान पर ही है, तब आप जो हैं वो बायर से मना कर सकते हैं कि मैं तुमको सामान डिलीवर नहीं करूँगा। तो राइट टू विथहोल्ड डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो राइट टू लाइन से काफ़ी सिमिलर है। तो इसमें बस इतना ही है कि सेलर जो है वो बायर से रिफ्यूज़ कर सकता है कि मैं तुमको गुड्स डिलीवर नहीं करूँगा। तो ये थे राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।